दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि डीएसपी बनने के लिए 12th के बाद क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएसपी के बारे में। बात करेंगे डीएसपी बनने का प्रोसेस क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है, एज लिमिट क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कौन सा एग्जामिनेशन आपको देना होता है, एंड डीएसपी बनने के लिए हाइट, चेस्ट, वेट कितना होना ज़रूरी है। अगर आप ये सभी चीज़ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में बताइए, हर एक चीज़ को ध्यान से समझिए जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, आप सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ पाएँ। आइए सबसे पहले बात करते हैं डीएसपी के बारे में। दोस्तों, डीएसपी का फुल फॉर्म होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डीएसपी बनने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है डायरेक्ट एग्ज़ाम क्लियर करके, दूसरा तरीका है प्रमोशन के द्वारा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। दोस्तों, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि स्टेट पीएससी के द्वारा पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। उस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप डायरेक्ट डीएसपी बन सकते हो। उस एग्जामिनेशन यानी कि पीसीएस में आप टॉप रैंक ला करके डीएसपी का पोस्ट प्राप्त कर सकते हो। दूसरा तरीका है प्रमोशन के द्वारा। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में पहले से सब इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हैं तो आप प्रमोशन के थ्रू डीएसपी बन सकते हैं। बट इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है। सपोज कीजिए आप सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की पोस्ट पर हैं, दरोगा की पोस्ट पर हैं, तो अगर आपका प्रमोशन होता है तब आप इंस्पेक्टर की पोस्ट पर जाओगे। उसके बाद अगर आपका प्रमोशन होता है तब आपको डीएसपी यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पोस्ट मिलेगा। तो ये प्रोसेस काफ़ी टाइम लेता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीएस एग्ज़ाम की, यानी कि पीसीएस एग्जामिनेशन के थ्रू आप डीएसपी कैसे बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना ज़रूरी है। दोस्तों, कम से कम आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि 12th के बाद डीएसपी बनने के लिए क्या करें, कौन सा नेक्स्ट स्टेप आपका होगा। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप होगा ग्रेजुएशन। 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन करना होगा, यानी कि बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी होगी। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये आता है कि ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट यानी किस स्ट्रीम से होना ज़रूरी है। दोस्तों, ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में किसी भी सब्जेक्ट से कंप्लीट किया है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में अगर आपके एटलीस्ट पासिंग मार्क्स भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। दोस्तों, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपी पीएससी के द्वारा पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एमपी पीएससी के द्वारा पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। इसी तरीके से बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पीसीएस का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। इसी तरीके से जो अदर स्टेट्स हैं उनमें भी उनका जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप जिस स्टेट में डीएसपी बनना चाहते हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं उसके पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। एंड सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आप डीएसपी बन सकते हैं। तो ध्यान रखिए, आप जिस स्टेट से हैं, जिस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं, आपको उसके पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना होगा और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी होंगी। आइए दोस्तों, बात करते हैं एज लिमिट की। इस वीडियो में जो एज लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ ये यूपी पीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस एग्ज़ाम के लिए है। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आप एज लिमिट चेक कर लीजिएगा। बिकॉज ये जो एज लिमिट है वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एज लिमिट है 21 से 40 वर्ष यानी 21 टू 40 ईयर्स। आपकी कम से कम एज 21 वर्ष होना ज़रूरी है एंड अगर अधिकतम 40 वर्ष है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी, एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं इनको 5 साल यानी कि 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलती है। यानी कि अगर आप एक एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एज लिमिट है 21 से 45 वर्ष यानी कि 21 टू 45 ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा और जब भी आप इसके लिए अप्लाई करें उस समय जो नोटिफिकेशन आता है आप उसे ज़रूर पढ़िए और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप अप्लाई कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं डीएसपी बनने के लिए हाइट, चेस्ट एंड वेट की, यानी कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। आइए सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स यानी कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए। अगर आप एक जनरल या फिर ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर यानी कि 165 सेंटीमीटर्स होना ज़रूरी है। अगर आप एक एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर यानी कि 160 सेंटीमीटर्स होना ज़रूरी है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यानी कि महिला उम्मीदवारों के लिए।
तो अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल या फिर ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी की, तो आपकी हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर यानी कि 152 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। अगर आप एक एसटी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 147 सेंटीमीटर यानी कि 147 सेंटीमीटर्स कम से कम होना ज़रूरी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वेट की। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं यानी कि महिला उम्मीदवार हैं तो आपका वेट यानी कि आपका जो वज़न है वो कम से कम 40 किलोग्राम यानी कि 40 kg होना ज़रूरी है। इससे कम वेट नहीं होना चाहिए। और वैसे आपका जो वेट है वो आपकी हाइट एंड आपके एज के अनुसार होना चाहिए। आइए दोस्तों बात करते हैं चेस्ट यानी कि सीना के बारे में। दोस्तों अगर आप एक जनरल या फिर ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं यानी कि पुरुष उम्मीदवार हैं तो आपका चेस्ट कम से कम 84 सेंटीमीटर यानी कि मिनिमम 84 सेंटीमीटर्स होना ज़रूरी है, बिना फुलाए यानी कि विदाउट एक्सपेंशन। अगर हम बात करें फुला करके यानी कि विद एक्सपेंशन आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, तो विद एक्सपेंशन आपका चेस्ट 89 सेंटीमीटर्स यानी कि कम से कम 89 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है फुला करके। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में ज़रूर रखिए। अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए यानी कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए, तो अगर आप एक एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर यानी कि मिनिमम 79 सेंटीमीटर्स होना चाहिए विदाउट एक्सपेंशन। अगर हम बात करें फुला करके तो फुला करके आपका चेस्ट कम से कम 84 सेंटीमीटर यानी कि 84 सेंटीमीटर्स होना ज़रूरी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आई होप ये सभी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यानी कि चयन प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों सबसे पहले आपको प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर करना होता है। इसमें आपको 2 पेपर देने होते हैं, दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अगर आप इसे अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं तब आपको मेन एग्ज़ाम यानी कि मुख्य परीक्षा देनी होती है, जिसे मेंस के नाम से जानते हैं। इसमें आपको टोटल 8 पेपर्स यानी कि कुल 8 पेपर आपको देने होते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं। इसमें ऐसे लिखना होता है, इसके अलावा और पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं। इसको क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार को क्लियर करना होता है। अगर आप ये लास्ट स्टेज यानी कि इंटरव्यू अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं तब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर आपकी पोस्टिंग होती है। तो ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम के बारे में। इसमें आपको 2 पेपर देने होते हैं, जिसमें से पहला पेपर आपका जनरल स्टडीज़ 1 यानी कि GS 1 का होता है। दूसरा पेपर जनरल स्टडीज़ 2 का होता है, जिसे CSAT के नाम से जानते हैं। एंड दूसरा पेपर जो आपका है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि इसे आपको ओनली क्वालिफाइंग करना होता है। इसमें आपको मिनिमम 33% यानी कम से कम आपको 33% अंक लाने होते हैं इसे क्वालिफाई करने के लिए। दोस्तों प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आप पेपर को हल करें। उसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा के बारे में। दोस्तों इसमें टोटल आपको 8 पेपर देने होते हैं, जिसमें से पहला पेपर होता है जनरल हिंदी का, दूसरा पेपर होता है एसए का, और 4 पेपर आपको जनरल स्टडीज़ के देने होते हैं, यानी कि जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3, 4 4 पेपर जनरल स्टडीज़ के होते हैं, यानी कि सामान्य अध्ययन के होते हैं। इसके अलावा एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसके आपको 2 पेपर देने होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरीके से टोटल आपको 8 पेपर देने होते हैं। दोस्तों ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना होता है, जिसके आपको 2 पेपर देने होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एंड उसका पेपर आप दे सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में PCS एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPPSC PCS के अकॉर्डिंग हैं। अगर आप किसी अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसके लिए उसका नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें देख लीजिएगा, सिलेबस देख लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप अप्लाई कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत आपको ज़रूर करनी होगी, अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि कोई भी सेक्टर है उसमें आपको अच्छे तरीके से मेहनत करनी होगी, तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, मेहनत कीजिए, आपको आपका लक्ष्य ज़रूर मिलेगा, आप ज़रूर DSP बन पाएंगे। ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।